सर्वेषु दासी भोजेषु माता शयनेषु रन्धा मननुकूल क्षमा धारित्री सद्गुणयुक्ता प्रिया धर्मपत्नी। फिर मंजरी आ गई हमारे घर का सदस्य बनने के लिए। ये सब हितेन की मेहरबानी है, नहीं तो मैंने तो सोचा ही नहीं था कि कभी गाय को घास खिलाऊंगा फिर से। नाकिन भाई, इतने सवेरे? जय श्री कृष्ण माधव काका। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। आइए आइए आइए, बैठिए पिनाकिन भाई। मोगी, पिनाकिन भाई के लिए पानी ला बेटा। आज सवेरे सवेरे सब ठीक तो है? दरअसल मोटा भाई का संदेश लेकर आया हूं आपके लिए। संदेशा? हाँ, मालिक का फोन आया था एंटवर्प से। उन्होंने आपको एंटवर्प बुलाया है। कहाँ बुलाया है? एंटवर्प, परदेश। क्या नाना जी परदेश जाएंगे? हाँ, तेरा नाना जी परदेश जाएगा, वो भी हवाई जहाज में बैठ के। हवाई जहाज में बैठकर? पर मालिक ने मुझे क्यों बुलाया है, वो भी अचानक? दरअसल बात क्या है माधव काका कि एंटवर्प में महंगे हीरों का एक बहुत बड़ा एग्जीबिशन लगने वाला है और मोटा भाई को आपकी जरूरत है वहां पे। अब मोटा भाई ने बुलाया है तो जाना तो पड़ेगा ही ना। सर, अब आपकी तबीयत भी ठीक है? हाँ, तबीयत तो ठीक है, पर जाने के लिए टिकट? उन सब बातों की आप चिंता मत करें। मोटा भाई ने आपका पासपोर्ट तो कई साल पहले ही बना दिया था। रही बात वीजा और टिकट की, उसका बंदोबस्त हो चुका है। ये लीजिए पिनाकिन भाई, फाफड़ा, जलेबी, कचौड़ी लीजिए ना। मेरे नाना जी हवाई जहाज से जाएंगे ना? आप बस जाने की तैयारी कीजिए, बाकी की व्यवस्था मैं संभाल लूंगा। अच्छा, मैं चलता हूँ। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अच्छा हितेन भाई, मैं टेलर को भिजवा दूंगा। माधव काका के कुछ अच्छे से कपड़े सिलवा देना, वो विलायत जा रहे हैं ना। वो समझी क्यों? जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। नाना जी, बहुत मजा आएगा ना, अब परदेश जाएंगे। हाँ, वो भी हवाई जहाज में बैठकर, हवा में उड़ के। हितेन भाई, ये पासपोर्ट और वीजा क्या होता है? वीजा? वीजा हमारे फॉरेन जाने का, मेरा मतलब परदेश जाने का टिकट होता है। और जैसे तुम करसन काका के यहाँ जाती हो ना राशन कार्ड लेके राशन लेने के लिए, वैसे ही हमें परदेश जाने के लिए प्रमाण पत्र चाहिए। और उसे हम पासपोर्ट नहीं कहते, उसे हम पासपोर्ट कहते हैं। समझी गए ना? नाना जी परदेश जाएंगे, पासपोर्ट और वीजा लेकर जाएंगे और हवाई जहाज में बैठकर जाएंगे। नाना जी परदेश जाएंगे, पासपोर्ट और वीजा लेकर जाएंगे। भूरी? पता है भूरी, मालिक ने ना नाना जी को विदेश बुलाया और उनका वीजा और पासपोर्ट भी आ गया है। ये बात मैं पूरे गांव को सुनाने जा रही हूँ, ये बताने के लिए कि मेरे नाना जी विदेश जा रहे हैं और वो भी हवाई जहाज में बैठकर। मालिक ने बुलाया? एंटवर्प? क्या पिनाकिन, तूने ठीक से सुना ना? वहाँ एंटवर्प में गाय भैंसे तो होती नहीं है कि जिनको चारा खिलाने के लिए नानका ने बुड्ढे को बुला लिया। नहीं तरुबेन, दरअसल बात ऐसी है कि बहुत महंगे हीरों का सिलेक्शन करना है और मोटा भाई माधव काका से ज्यादा किसी पे भरोसा नहीं करते इस काम के लिए। पर नाना जी अकेले इतनी दूर? आज तक तो नाना जी सूरत से भी आगे नहीं गए। लगता है एंटवर्प के बुरे दिन आ गए। बस भी करो तरुलता,
माधव काका बहुत ही अच्छे कारीगर है। ए, तू क्यों दांत दिखा रही है? हैं? एंटवर्प का नाम कभी सुना है? कभी गई है? नहीं बेनबा, वो माधव काका बाहर जा रहे हैं ना, इसलिए जानकर खुशी हुई। खुशी हुई? पलट गए, अब पलट गए, सब दिन पलट गए। छोटी जाति के लोग बाहर दुनिया में घूमेंगे हैं और यहाँ घर में आके हमको ही आंखें दिखाएंगे। नानका की भी मती मारी गई है, एंटवर्प बुला लिया। और तरुलता जाएगी पेरिस, एफएल टावर पर चढ़कर कूदेगी, इस गम में कि माधव काका एंटवर्प जा रहे हैं। किसी का अच्छा हो तो तरु कभी खुश नहीं हो सकती। मुझे तो अब तक विश्वास नहीं हो रहा है कि नाना जी परदेश जा रहे हैं, वो भी विमान में। अब तक सिर्फ सुना था। वाह, मेरा बहुत मन है उनसे मिलने का। मैं उनके पास हुआ हूँ। माँ, आप ने मुझे बुला लिया होता। कोई बात नहीं कद्दू बेटा, ये सोफे पे चादर तकिया। वो माँ, क्या है ना, सुबह उठते ही मेरी आंखें खोलने के लिए मैं सोफे पर बैठ जाती हूँ और सोफे पर बैठते ही मुझे नींद आ जाती है। वहाँ सोने की आदत है ना। घर पर नानी भी मुझे अक्सर टोकती रहती थी। आई एम सॉरी, धीरे धीरे ये आदत छूट जाएगी। क्यों चले जाएगी? ये तेरा घर नहीं है कि बेटा? तुझे जो करना है, जैसे रहना है वैसे रह। तेरा ये घर है। आदत बुरी होगी तो छोड़ने को बोलूंगी ना, ऐसे कैसे बोल दूंगी? ये सब देख के मैं जरा चौंक गई थी। सरप्राइज हुआ कि अगर तुम दोनों अलग सोते हो तो शशांक जो रोज ट्रेडमार्क लेके बाहर आता है, वो सब क्या है? माँ प्लीज। अच्छा ठीक है ठीक है, पर मुझे ये बताओ कि शशांक को इसके बारे में पता चला या नहीं? हाँ, होता है। शादी के बाद अक्सर ऐसे मार्क्स देखने को मिलते हैं। कौन कहेगा आप मेरी सास हो? मुझे तो आप दोस्त लगती हो। संतू ने ठीक ही कहा था, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। वहां संतू और यहाँ आप। वेरी लकी। डुगू बेटा, तो यहाँ अकेला क्यों खड़ा है? वो कुछ नहीं माँ, ऐसे ही मन किया तो। डुगू, जब हम कोई रिश्ता बनाते हैं ना, तो हमें उसे निभाना भी पड़ता है। बेटा, मैं कादम्बरी की बात कर रही हूँ। तुमने उससे शादी की है और तुम्हें उसे एक बीवी का स्थान देना ही होगा। डुगू बेटा, उसने मुझसे ऐसा कुछ नहीं कहा। मैं तुम्हारे कमरे में गई थी, वहां सोफे पर मुझे चादर और तकिया मिला। तुम कल रात को सोफे पर सोए थे क्या? माँ आप इस बारे में सब कुछ जानती है तो फिर पूछकर कंफर्म क्यों कर रही है? आप जानती हो ना माँ, हमारी शादी किन हालातों में हुई है। मैंने कादम्बरी से रिश्ता जोड़ा है तो मैं उस रिश्ते को निभाऊंगा भी। मैं उसे पत्नी का स्थान भी दूंगा, लेकिन उसके पहले माँ
माँ, मैं उससे थोड़ा वक्त देना चाहता हूँ। ना जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम कादम्बरी को नहीं, अपने आप को समय देना चाहते हो, या फिर तुम अभी तक संतों को भूल नहीं पाए। हाँ बेटा, मैं जानती हूँ कि जिस लड़की को तुम प्यार करते थे वो कोई और नहीं, संतो थी। मुझे ये बात तुम्हारी शादी से पहले ही पता थी। जिस दिन तुम संतो को बारिश में घर ला रहे थे और मैंने तुमसे चेकबुक के बारे में पूछा था ना, मैं तुम्हारी डाक रूम में गई थी। वहां मुझे तुम्हारी और संतो की फोटोग्राफ मिली। बुरा लगा, बहुत बुरा लगा कि जो बेटा मुझसे अपनी कभी कोई छोटी सी बात भी नहीं छिपाता था, उसने अपनी जिंदगी का इतना बड़ा सच मुझसे छिपाया। I'm sorry माँ, मैंने आपसे इतनी बड़ी बात छिपाई, लेकिन अब मैं आपसे कुछ नहीं छिपाऊंगा। मेरे दिल में संतू के लिए जो भी भावनाएं थी, लेकिन अब वैसा कुछ नहीं है माँ। वो मेरा बीता हुआ कल था, जो मेरे बीते हुए कल के साथ बीत गया, और मेरा बीता हुआ कल मेरे आने वाले कल पर कभी परछाई नहीं डाल पाएगा, कभी नहीं डाल पाएगा माँ। I'm sorry माँ, I'm sorry माँ। लीजिए तेन भाई, माप तो हो गया। ये लीजिए सूट का कपड़ा। रात को 2 बजे की फ्लाइट है और अभी 3 बज रहे हैं। आपको ये सूट रात को 9 बजे तक तैयार करके दें। इतनी जल्दी? इतनी जल्दी तैयार करना होगा आपको। हितेन बेटा, ये सब क्यों कर रहे हो? मैंने कभी जिंदगी में पतलून नहीं पहनी। मैं इन्हीं कपड़ों में चला जाऊंगा, यही ठीक है। माधव भाई, आप कभी विदेश नहीं गए ना? हितेन भाई गए हैं, उन्हें पता है वहाँ क्या पहना जाता है। वो जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। हाँ हाँ नाना जी, और वैसे भी आप विदेश जा रहे हो, वो भी विमान में, तो वट से जाओ ना। माधव भाई, आज तक धर्मपुर से कोई भी आदमी विदेश नहीं गया। आप इस गांव के पहले आदमी हैं जो विदेश जा रहे हैं। ये हम सबों के लिए गर्व की बात है माधव भाई। सही कहा आपने। संतू बेटा, जब तक मैं वापस आऊं तब तक तुम खेमी बहन और मोंकी की चिंता मत कीजिए नाना जी। बा ने मुझसे कह दिया है कि जब तक आप विदेश से वापस ना आ जाए, वो लोग मेरे यहाँ ही रहेंगे, मेरे ससुराल में। ठीक है हितेन भाई, अब मैं चलता हूँ। रात को 9 बजे ये सूट तैयार करके ले आऊंगा। माधव काका, ये लो अचार, खास करके आपके लिए बनाया है। ये खाते समय इसका जायका और भी बढ़ जाएगा। ठीक है चलो। और हाँ माधव काका, मैं भी आपको आटे के 2 कट्टे दूंगा। सुना है वहाँ शाकाहारी खाना नहीं मिलता, आप रोटी पकाए खाया करना। अरे माधव काका, मेरी गाय भी साथ में ले जाएगा। आपको रास्ते पर दूध भी देगी, विदेश भी घूम लेगी। वाह वाह सारंग भाई, अगर विदेश यात्रा करनी है तो हमारी मंजरी क्यों नहीं? आखिर वो भी तो दूध देती है। हाँ? अरे हितेन भाई, आप हंस क्यों रहे हो? क्यों ना हंसू? अरे हवाई जहाज में गाय नहीं जाती, और पहले भी तेरी बहना ने ऐसी ही बात कही थी। इतनी देर क्यों लग रही है? वो हितेन भाई अंदर है, नाना जी को तैयार कर रहे हैं। वो तो ठीक है, लेकिन फ्लाइट का टाइम हो रहा है।
अरे वाह, माधव काका इतने अप टू डेट लग रहे हैं। माधव भाई, अब लग रहे हो कि विदेश जा रहे हो। अरे फोटोग्राफर क्या छे? अरे आओ भाई, फोटो काढ़ो, फोटो काढ़ो, आओ आओ। अरे दूर से मेरे नाना जी का सूट खराब हो जाएगा। मंजरी का ख्याल रखना मनु भाई। तमें निश्चिंत रहो माधव भाई, हमें ख्याल रखशू। हम लोग हैं ना माधव भाई, चलिए। अरे वाह राखी सावंत, कितनी खुशनसीब होती हैं वो लड़कियां जिन्हें अपना पति चुनने का मौका खुद मिलता है। भगवान इसे हमेशा खुश रखे। मुझे तो ये मौका मिलने से रहा, पर राखी के लिए दुआ करूंगी उसका चुना हुआ पति उसका हमेशा ध्यान रखे। ए, क्या कर रही है रे तू? सफाई करने भेजा था ना तुझे हॉल में मैंने। कामचोर, टीवी क्या देख रही है? बाप का माल है क्या तेरे? बेनबा, वो अपनी राखी सावंत है ना। अपनी? हाँ? तेरी कब से होने लगी राखी सावंत? कहाँ तू, कहाँ वो पूनम का चांद, कहाँ तू काली अमावस। अपनी? अच्छा बोल, क्या हुआ राखी सावंत का? राखी का स्वयंवर रात 9 बजे 29 जून से इमेजिन पर आएगा। अच्छा, लेकिन तू क्यों इतना खुश हो रही है? 9 बजे से लेके 10 बजे तक तो तुझे काम करना पड़ता है ना, तो तू कैसे देखेगी स्वयंवर? बेनबा, 9 बजे तो आप किचन में शंभू से खाना बनवाते हो, बर्तन तो 10 बजे बनते हैं। चल। अरे, ये भिखारियों की फौज यहाँ कैसे आ गई? संतों के नाना जी एंटवर्प गए धर्मराज के पास। जब तक वो लौट न आए, खेमी और मूंगी हमारे साथ रहेंगे। अच्छा, बुड्ढा तो उड़ चुका है एंटवर्प के लिए, अब ये भीख मंगे यहाँ आके रहेंगे। हमारे घर का नाम ही बदल देते हैं, मैया वंशी लॉजिंग बोर्डिंग करते हैं अब। वो लोग मेरे कहने से यहाँ आए तरू। अरे, ये भिखारियों की फौज यहाँ कैसे आ गई? किससे पूछ के तू इन्हें यहाँ लाई? किसके हुक्म से? मालिक और बा के हुक्म से। मालिक ने कहलवाया था कि जब तक नाना जी विदेश से नहीं लौट आते तब तक खेमी बहन और मूंगी यहीं रहेंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मेरे भाई ने यहाँ घर में धर्मशाला जो खोल के रखी है, जहाँ पे तुम जैसे छोटी जाति के लोगों का आतिथ्य किया जाता है। शर्म हया सब बेच के खा गए क्या तुम लोग? मेरे भाई ने एक बार क्या टोका, तुम लोग बोरिया बिस्तर लेके यहीं आ गए। मैंने तुझे कहा इनका सामान उठाने के लिए, कहा। अब क्या करे तरु? धर्मराज माहिया वंशी के कहे शब्द पूरा धर्मपुर मानता है।
फिर हम तो रहे उसके घर वाले, तो हमें तो मानना ही होगा ना। धर्मराज ने कहा कि ये सब लोग यहाँ रहेंगे, तो धर्मराज के मेहमान हुए ना, और उनकी खातिरदारी करना हमारा फर्ज है। हाँ? चल शंभू, सामान उठा और उन लोग को गेस्ट रूम में लेके जा। नानका ने बात कही तो टाल भी नहीं सकते ना। जाओ जाओ, ले जाओ, सर पे बिठा के रखो। जाओ जाओ। ए गिलेरी, ये क्या लाई है साथ में? हाँ, अपना खाना लेके आई क्या? अरे ये तो भूरी का खाना है। भोरी कौन है? अरे हमारी गाय मंजरी मौड़ी की बेटी। मंजरी कौन है? भूरी की माँ। ए, बेवकूफ बना रही क्या मुझे? मैं पूछ रही हूँ ये घास क्यों लेके आई है साथ में? अरे भूरी को पसंद है। तो तू सचमुच उसे यहाँ लेके आई है? हाँ, वो पीछे तबेले में है, अपनी नई माँ मंजरी के साथ। अच्छा, वहाँ क्यों रखा उसे बेटा? घर में लेके आती ना, तेरे साथ रखती उसे। वाह मूंगी, तो अपनी बछड़ी को भी लाई है साथ में। बहुत मजा आएगा ना उसके साथ खेलने में। ए बिरवा, नहीं, ये लोग जानवरों के साथ रहते हैं, हम नहीं। पर फूई, तेरा होमवर्क अभी बाकी है ना? हाँ, चल चल अभी निकल। तो मैं भूरी को इधर ले आऊं? ज्यादा चपड़ चपड़ करने की जरूरत नहीं, समझी ना? जा, वो घास तबेले में रख के आ जा। ए शंभू, वहां क्यों खड़ा है? जा, उठा उठा, सामान उठा। नानका का हुक्म है ना, सर आंखों पे तो बिठाना ही पड़ेगा। चल उठा बोरिया बिस्तर। नहीं, रहने दीजिए, मैं उठा लूंगी। आप हमारे मेहमान हैं ना, तो हमें आपकी खातिरदारी करने का पुण्य तो कमाने दीजिए। शंभू हमारा ही नौकर है, उठाने दीजिए उसे आपका सामान। हाँ, अब मुझे समझ में आया सयानी बिल्ली कि तू मेरे कहने के पहले ही खुद स्टोर रूम में क्यों गई। क्योंकि तुझे पता था यहाँ तेरी दो दो बहनें आने वाली है मेरे छाती पे मून दलने के लिए। इसलिए मेरे बेटों के नाम पर कुर्बानी का नाटक खेला तूने। वाह संतुड़ी, उम्र से और जाति से तो छोटी है तू, दाव बड़े बड़े खेलती है। किससे सीखी है राजनीति? बुड्ढे से? ऐसे ही चलता रहा ना तो एक दिन धर्मपुर क्या पूरी गुजरात पे राज करेगी तू। मीनबा, आप ये क्या कह रही है? मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं तुझे यहाँ से बाहर निकालने के चक्कर में हूँ और तू तेरे पूरे खानदान को यहाँ लेके आई। अच्छा, नेले पे तेला खेल लिया तूने, ठीक है, लेकिन मैं भी बहुत बड़ी खिलाड़ी हूँ। मेरे पास बहुत सारे पत्ते हैं, अभी गुलाम है, राजा है, इक्का है। देखना तेरे पूरे खानदान की क्या खातिरदारी करती हूँ ना, देखना भी तो। देख, मालकिन, अपने परिवार के लिए चिढ़, मीनबा का है गुस्सा, मैं कब कम कर पाऊंगी? कब बदलेंगी मीनबा? छोटा मुंह बड़ी बात मालकिन। ये बात तो शायद वो भगवान भी नहीं जानता जिसने इन्हें बनाया है। बस
आपने अपना फर्ज नीचे निभा लिया, यहाँ पर नहीं। ये मुझे दे दो। वो बेनबा तो ऐसी ही है, पर मुझे अच्छा लगा तुम्हें यहाँ देखकर। कुछ भी चाहिए तो कह देना। और हाँ, ये सोच के शर्मिंदा महसूस करने की आवश्यकता नहीं है कि मैं तुम्हारी सेवा कर रहा हूँ। जब तक तुम लोग इस घर की मेहमान हो, मेरा तो धर्म है कि मैं तुम लोगों की खातिरदारी करूं। मुझे पाप में मत डालिए। कोई भी जरूरत हो तो मुझे या चंपाकली को आवाज दे देना। तक मन में एक बार ही बोझ छुपाए रखा है मैंने, पर अब ये बोझ इतना भारी हो गया कि इसे उतारना ही अच्छा होगा। तुम मेरे सामने, मेरे घर में, मेरे गांव में रहे, पर मैं कुछ नहीं कह पाई। जब भी तुम गांव छोड़कर यहाँ आने की बात करती थी तो मन टूट सा जाता था। जब मेरे पाँव में मोच आई और तुमने मुझे उठाकर मेरे घर पर छोड़ा तो सोचा काश मेरा पाँव कभी ठीक ही ना हो। और जब मुझे सांप ने काटा तो एक पल के लिए सोचा शायद कल का दिन मैं देख ही ना पाऊं। पर जैसे तुमने मुझे थामा तो न जाने कहां से ये विश्वास आ गया कि अब मुझे कुछ नहीं होगा। क्यों ऐसा हुआ मेरे साथ? क्यों? पहले मैं समझ नहीं पाई और जब समझा तो बहुत देर हो चुकी थी। तुम्हारे प्यार का एहसास होने से पहले मुझे अपनी जिम्मेदारी और नाना जी की ओर से अपने कर्तव्य का एहसास हो गया। इसलिए मैंने तुमसे झगड़ा किया ताकि उस झूठी नफरत के सहारे मन में दबे प्यार को सच न होने दे। इसलिए मैंने तुमसे झगड़ा किया। तुम मेरा सपना हो और शंभू वास्तविकता। फिर भी क्यों मैं तुम्हें भुला नहीं पा रही? क्यों तुम मेरे गांव में आए? क्यों? खुद तो सजा काट कर चले जाओगे और मुझे सजा काटने के लिए छोड़ दिया तुमने। क्यों मुझे इस दुविधा में डाला तुमने? क्यों? पर मुझे इस दुविधा से निकलना होगा, चाहे उसके लिए मुझे इस झूठी नफरत का सहारा क्यों न लेना हो, या तुम्हारे मन में मुझे खुद अपने लिए नफरत क्यों न जगानी हो। मैं करूंगी।
तुम आ गए? इतनी देर कर दी, खाना भी ठंडा हो गया। तुम हाथ मुंह धो लो, मैं खाना गर्म करके आती हूँ। अरे लेकिन तुम तो धर्मपुर जाने वाली थी ना पग फेरे के लिए। मैं घर नहीं गई क्योंकि तुम नहीं थे साथ में। तुम्हारे बिना मैं कैसे? सो स्वीट। लेकिन तुमने खाना क्यों नहीं खाया? तुम इस तरह खाने के लिए मेरा इंतजार मत किया करो, मेरे काम का कोई ठिकाना नहीं। तुम भी मुझे खाने पर इंतजार मत करवाया करो, मुझे तुम्हारे बिना खाना अच्छा नहीं लगता। और वैसे भी इतनी देर तो नहीं। इतनी रात गए किसका फोन हो सकता है? वो भी प्राइवेट नंबर से। हेलो हेलो, कौन है? हेलो, कमाल है, किसी ने फोन किया और बात भी नहीं की। नेटवर्क प्रॉब्लम। खैर, तुम मुंह हाथ धो लो, मैं खाना लेकर आती हूँ। चलो खाना खा लो। एक शर्त, पहले तुम खाना खाना शुरू करो। नहीं, पहले तुम। मैंने कहा ना। मैंने कहा ना। हेलो हेलो, पता नहीं क्या हो रहा है। हेलो, मोबाइल साइलेंट मोड पर कर देता हूँ। लो बना, मैं लगा देती हूँ। मैना, तुम्हारे बाल कितने अच्छे, कितने घने हैं। पहले ज्यादा अच्छे थे। हाँ हाँ, पहले तुम तेल लगाया करती थी ना, हम नहीं लगाती होंगी, इसलिए पतले हो गए। अच्छा ये बता, घर में अब तेरे साथ कैसा व्यवहार है? पहले से तो अच्छा व्यवहार है, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो रहा है। सूरज और बिरवा तो पहले से ही दोस्त है, कादम्बरी भी सहेली हो गई है। बाहर बापूजी ने बेटी का स्थान दे दिया, बड़ी मालकिन की जगह दे दी। बस एक मीनबा की जबान कड़वी है। और मालिक, उन्होंने तुझे वो स्थान दिया है जो तेरा हक है। तूने कादम्बरी बहन के लिए इतना किया, फिर भी वो बुरा तो मुझे भी लगता है बहना, और अगर मालिक की नजरिए से देखा जाए तो वो सही है। वो मुझे ये स्थान कैसे दे सकते? इस घर में मुझसे बड़े तो उनके बच्चे हैं, और बड़ी मालकिन की यादें भी ताजा है। भले ही वो इस दुनिया से चल बसी हो, पर इस घर के कोने कोने में, सबके मन में वो अब तक बसी है। सब उनसे बहुत प्यार करते हैं, और मालिक सबसे ज्यादा। मैं ना, अगर हम किसी को चाहते हैं
तो उसे भुला पाना संभव नहीं है। और मालिक उसकी सही मिसाल है। सच कहा संतू, जिसे हम चाहते हैं उसे भुलाना मुश्किल ही नहीं, असंभव भी होता है। मैं ना अच्छा हो तुम यहाँ रहने आ गई, बहुत किस्मत वाली हो तुम। शंभू जी भी यही है। कुछ दिनों तुम दोनों साथ में रहोगे तो एक दूसरे को समझ सकोगे, आगे चलकर जीवन में आसानी होगी, सुखी से जीवन बीतेगा। सच कहा संतू, साथ रहने से एक दूसरे का स्वभाव पता चलता है। शंभू जी बहुत अच्छे हैं, तुम्हें खुश और सुखी रखेंगे। मालिक की वफादार है वो। मालिक से जुड़े हर लोग अच्छे होते हैं। सच कहा संतू, मालिक से जुड़े इंसान अच्छे होते हैं। बहना, तुम्हारी आंखों में आंसू अचानक? कुछ नहीं, बहुत दिनों बाद तुझसे मिली हूं ना, इतनी बातें की, अच्छा लगा इसलिए, और कुछ भी नहीं। बहना तुम भी ना। मुझे पता है बहना, तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो।